गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का चैनल में स्वागत है और मैं सुनील। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के नामकरण के बारे में कि भारत का नामकरण किस प्रकार से हुआ था और भारत को प्राचीन समय में किस किस नामों से जाना जाता। अगर हम बात करें पुराणों की, तो पुराणों में भारत को अंडाकार ब्रह्मांड की कल्पना की गई थी। पुराणों के अंदर ये कहा गया था कि ब्रह्मांड जो है वो एक अंडाकार है। इस तरह से कुछ आपका है, गोलाकार नहीं बल्कि आपका अंडाकार के रूप में उसकी परिकल्पना की गई थी। उसके अंदर क्या था कि उसको तीन पार्ट में इन्होंने बांटा था। पहला आपका स्वर्गलोक होगा, दूसरा आपका मर्त्युलोक होगा और तीसरा आपका पाताल लोक होगा। पृथ्वी की संकल्पना एक समतल चक्ली के रूप में की गई थी, जिसके विभिन्न भूखंड थे, जिसमें से मुख्यतः 7 भूखंडों के बारे में बात की गई थी। और जिसके मध्य क्या था, इस प्रकार से आपके 7 अलग अलग भूखंड थे और इनके मध्य क्या था कि एक खारे पानी का, चाशनी का, मर्दे का, धृत का, दही का, दुग्ध का और शुद्ध पानी के सागरों का अस्तित्व स्थापित था। जम्मू द्वीप, जिससे हम कई बार भारत को कहा जाता है कि जम्मू द्वीप कहा जाता है, तो जम्मू द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित था, जिसका दक्षिणी भाग जो था, ये मान लो आपका जम्मू द्वीप है यहाँ पे, तो इसका जो दक्षिणी भाग था ये आपका भारतवर्ष कहलाया था। ये आपका भारतवर्ष कहलाया था। और जिसके ठीक मध्य भाग से स्वर्ण मेरु पर्वत का उदय होता है। और इसे भारतवर्ष नामकरण के पीछे लगाए जाने में बहुत सारी अनुमान हमें या मत हमें दिखाई देते, जिसमें भारत कहे जाने के पीछे जो लोग वह है, दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न पार्थिव पुत्र जो भरत है, उसका नामकरण के कारण भारत भारत का नाम जो है वो भरत के नामकरण के कारण भारत हुआ था। इस प्रकार पुराणों में भूगोल और सृष्टि वर्णन का अद्भुत सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। भारतवर्ष के विषय में पौराणिक मान्यता भी दिखाई देती है। ये 9 खंडों में बटा हुआ है और परस्पर समुद्रों के द्वारा पृथक हुआ है, किंतु इसमें पर्वत, नदियां और अन्य स्थानों जिसकी कुछ पहचान की जा सकती है का उल्लेख देखकर ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचनाकार भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों से परिचित थे और एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में उसको देखते थे। दोस्तों, बाहरी दुनिया के लिए सिंधु नदी इस उपमहाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती थी। कि बाहरी दुनिया के लिए इस महाद्वीप को जानने के लिए सबसे बड़ी जो थी वो क्या थी, इंडस वैली थी। इंडस वैली जो थी उसका बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आपका माना जाता है। सिंधु का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और वहां से 3200 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपजाऊ मैदानों से बहती हुई अरब सागर में गिरती थी। इंडिया अर्थात हिंदू या हिंदुस्तान जैसे शब्दों की उत्पत्ति भी इसी नदी के नाम पे मानी जाती है। चीनी स्रोत की बात करें तो इस भूमि को सैन टू या ग्रीक ग्रंथों की बात करें तो इसको इंडिया कहा गया था, जबकि फारसी अभिलेख में इसे हिंदू ओडेरियस और अकमानी साम्राज्य का हिस्सा माना गया था। प्रारंभिक रूप से माने तो सभी शब्द सिंधु नदी की निचली घाटी के लिए प्रयुक्त होते थे, किंतु कालांतर में बाद में जाके क्या हुआ कि इन शब्दों का व्यर्थ भौगोलिक अर्थ भी हमें प्राप्त होता है। मैक्सथनीज, जिसने 4वीं शताब्दी के अंदर आपका इसका प्रयोग जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत की यात्रा के समय किया था और उसने मुख्यतः इसको इंडिया कहा था। अगर ईरान की बात करें तो ईरानी स्रोतों में भारत की भूमि को हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया था और यहाँ पे जो लोग निवास करते थे उसे हिंदू कहा गया था। इस प्रकार से पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को अति प्राचीन काल में एक भौगोलिक और एक सांस्कृतिक, जियोग्राफिकल और कल्चरल इकाई यूनिट के रूप में आपका देखा गया था। जबकि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे राष्ट्रों का अस्तित्व है उसकी तुलना में अति आधुनिक है। ये सारे जो देश है आपके, चाहे पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें या बांग्लादेश या श्रीलंका की बात करें, तो ये बहुत बाद में जाके आपका अस्तित्व में आए थे। उससे पहले भारत था और इसीलिए कहा जाता है कि भारत जो है वो दक्षिणी एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत को माना जाता है और आज भी माना जाता है। यही कारण है कि दक्षिणी एशिया के समेकित प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना वो तब आधुनिक राजनीतिक विभाजनों को नजरअंदाज करते हुए भारतीय उपमहाद्वीप के विविध घटकों को एक सांस्कृतिक पटल के रूप में देखा जाना आवश्यक है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं हम। तो देखिए, भारत के सामान्य जानकारी के बारे में हम बात करें तो भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ पे आप देखते हो कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं,
इंडस वैली सिविलाइजेशन जो विश्व का वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट आपका सिविलाइजेशन में से माना जाता है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत भी है। इसके साथ साथ ये अपने आप को बदलते समय के साथ साथ ढलती हुई नजर आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी मीन्स मल्टी डायमेंशनल जो सोशल और इकोनॉमिक जो प्रगति की है उसने, और भारत कृषि में आत्मनिर्भर भी बन चुका है। अब दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में इसकी गिनती की जाती है। साथ ही चंद उन देशों में भी इनका शुमार होने लगा है जिसके कदम चांद तक पहुंचे। अभी हम हाल ही में हमने देखा था कि चंद्रयान 2 का जो लॉन्च है, चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग है वो भारत इंडिया ने किया था, और उसके कारण इसको वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल जो है कंट्री माना गया था। अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो आज के लिहाज से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, जो आपकी हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विश्वतीय वर्षा वाले वनों तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, कि एशिया में सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चाहे वो आपका श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबसे बड़ा इसका क्षेत्रफल है। जिसकी विशेषता क्या है कि इसमें पर्वत है और समुद्र से तय की जाती है। इसकी एक विशिष्ट प्रकार की आपकी जियोग्राफिकल पहचान है। उत्तर में आपके इसके पर्वत है, तो वहीं पे आपकी हिमालय से घिरा है। ये कर्क रेखा से आगे संकरा होता गया है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी लगती है, पश्चिम में इसके अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश माने गए हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत माने गए हैं। दोस्तों थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि द्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप में क्या अंतर है। और भारत को अक्सर हम न तो द्वीप मानते हैं, न महाद्वीप मानते हैं, न प्रायद्वीप मानते हैं, बल्कि उपमहाद्वीप कहते हैं। द्वीप वो स्थल खंड होता है या वो भाग होते हैं जिनके चारों ओर आपका जल का विस्तार पाया जाता है। आकार में द्वीप छोटे होते हैं और इसे बड़े भी होते हैं। इसका आकार कुछ वर्ग मीटर से लेके हजारों वर्ग किलोमीटर तक भी हो सकता है। जैसे ये कोई आपका द्वीप है और इसके अगर चारों ओर पानी है तो ये क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ऐसा स्थल खंड होता है। महाद्वीप में क्या होता है कि समुद्र द्वारा आपस में कटे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है, या सामान्य शब्दों में कहे तो बड़ा जो द्वीप होता है उसे महाद्वीप कहा जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। हम जानते हैं कि वर्ल्ड के अंदर 7 जो कॉन्टिनेंट्स है। प्रायद्वीप क्या होता है कि ऐसे स्थल खंड जिसके 3 और जल होता है और एक और स्थल, अर्थात 3 दिशाओं में जलीय सीमा हो और एक दिशा में आपका स्थलीय सीमा हो। उपमहाद्वीप ऐसा कोई भी महाद्वीप होता है लेकिन तुलनात्मक रूप से, भौगोलिक रूप से अलग और छोटा होता है, उसे महाद्वीप के नाम से जानते हैं। भारत के मामले में इसे अपने भूभाग के कारण उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा आकार में क्या है ये छोटा होता है। और भारत भी क्या है कि एक महाद्वीप के रूप में है, लेकिन आकार छोटा होने की वजह से उसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र नहीं है। और इसका कारण है कि अन्य देशों के बीच इसका अलगाव है। जैसे हमने बात की थी भारतीय महाद्वीप के अंदर जो आपके उपमहाद्वीप के अंदर 5 जो देश है वो आपके अलग अलग होने के कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। दोस्तों अगर इसकी मैं थोड़ा सा इसकी जियोग्राफिकल चीज़ों के बारे में बात करूं तो इसका उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और 97 डिग्री से 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में आपका स्थित है। ये जो भारत है, या आप जो भारत का मैप देख रहे हैं, इसकी जो एक प्रकार से स्थिति जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये इन डिग्री और इन मिनट्स के बीच में आपका स्थित है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी अधिकतम जो लंबाई है ये वाली, ये 3,214 है, और ये जो लंबाई है इसकी ये 2,933 किलोमीटर। इसकी जमीनी लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है कि जमीन की जो सीमा है। जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अब सीमाओं पे बात करें दोस्तों तो इसके उत्तर और पश्चिमी में यहाँ पे जो इसका स्थित है वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। उत्तर में इसके भूटान लगता है, नेपाल लगता है, पूर्व में इसके म्यांमार लगता है, और पश्चिम में बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। श्रीलंका से भारत, जो श्रीलंका जो यहाँ पे हमें दिखाई देता है
वो श्रीलंका भारत से समुद्र के संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, जो पालक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित है। इन दोनों के बीच में आपका क्या स्थित है? पालक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी। भारत दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग पे फैला हुआ है। भारत जो है वो किस महाद्वीप में उप उपमहाद्वीप में आता है? आपके साउथ के अंदर। हम दक्षिणी एशिया की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण देश जो है वो वहाँ पे भारत है। भूभाग की दृष्टि से इसको चार भागों में बांटा गया है। पहला ग्रेट माउंटेन, जिसको हिमालय के क्षेत्र के निजन से जानते हैं। गंगा और सिंधु का मैदान, जिसे हम मैदानी भाग के नाम से जानते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी पेनिसुला, जिसे पठारी भाग के नाम से जानते हैं। अगर भारत का विदेशों संपर्क की बात करें दोस्तों, तो ईसा से पहली शताब्दी यानी 46 से लेकर 47 ईसा पूर्व में मानसूनी पवनों की खोज की गई थी। उस समय व्यापारी जो लोग थे वो उत्तर पश्चिम मानसून के सहारे जहाजों पर सवार होकर पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से चलकर भारत एवं दक्षिणी एशिया आना चाहते थे। अगर थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से देखें कि ये आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, और ये यहाँ पे अफ्रीका वाला भाग है, और ये आपका इंडिया वाला भाग। तो यहाँ से लोग चलते थे और यहाँ से चल के वो पश्चिमी एशिया, ये जो आपका पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलकर भारत एवं दक्षिणी एशिया आना चाहते थे। यहाँ से चल के और यहाँ पे आना चाहते थे। फिर ये उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौटना वापिस, फिर वहाँ पे क्या होता है तो वापिस लौट जाते थे। इस प्रकार मानसून के ज्ञान ने भारत का अन्य देशों के साथ कल्चरल जो रिलेशन था, इनका कल्चरल जो रिलेशन था वो किसने स्टेब्लिश किया था? मानसूनी पवनों ने जो है वो स्टेब्लिश किया। इनके बीच कि इस प्रकार से भारत है या अन्य देश है, ये सारी चीज़ें स्टेब्लिश की। ये भारत दिखाई दे रहा है आपको मैप, इसमें अफगानिस्तान यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे है, आपका चाइना हो गया, नेपाल हो गया, तिब्बत हो गया, और ये आपका भूटान वाला रीजन हो गया। और ये पूरा का पूरा कौन आपका क्या है? सी है। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरबियन सी है। यहाँ पे नीचे आपको क्या दिखाई देगा? श्रीलंका जो है वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ये पूरा एक मैप था यहाँ पे भारत का। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है और भारत का इतिहास क्या है? प्राचीन भारतीय संस्कृत और पाली साहित्यों में इस देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिससे उत्तर जिसको उदीयच्य कहा जाता है, मध्य जिसे मध्यम कहा जाता है, पूर्व जिसे प्राच्य के नाम से जानते हैं, और पश्चिम जिसे प्रत्यच्य के नाम से जानते हैं। दक्षिण में क्या था कि दक्षिणापंथ था। इस प्रकार से 5 भागों में इसे विभाजित किया। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने इसे पंच भारत या 5 इंडीज के नाम से जाना था। वहीं बात करूं मैं विष्णु पुराण की, तो विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर में स्थित तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित ये आपका क्या है? हिमालय रीजन है, और ये आपका समुद्र है, और इसके बाद बीच में जो स्थित है वो क्या है? आपका भारत है। और वहाँ की जो स्थानीय संतानें जो है, वहाँ के जो लोग जो है वो क्या कहलाए? भारतीय कहलाते हैं। ये सब विवरण हमें कहाँ पे मिलता है? विष्णु पुराण में। पाणिनि जो है संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता थे, और उनके अष्टाध्यायी नामक बुक जो थी उसमें हिमालय और विंध्य पर्वत तथा पश्चिमी और पूर्वी समुद्रों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है वो आर्यावर्त है, और एक्चुअल में वो क्या है? भारत ही। इसी प्रकार से मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के 9 भाग, जिसमें इंद्रदीप, केसरू, ताम्रपणि, गभिस्तान, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर से घिरा हुआ उसको माना गया। बोस्टन एक अंग्रेजी लेखक थे, उन्होंने अपनी लिखित पुस्तक ग्रेटर मगध में कहा था कि गंगा और यमुना के बीच का भाग आर्यावर्त कहलाता है। मैक्सनीज की इंडिका में भारत की सबसे कम चौड़ाई 16,000 स्टेडिया व न्यूनतम लंबाई जो थी वो 22,300 स्टेडिया बताई थी। अब स्टेडिया क्या होता है? स्टेडिया एक दूरी मापने का यूनान में प्रयोग किया जाने वाला एक इकाई होती है, जिसका अर्थ होता है एक स्टेडिया में 600 फीट के बराबर होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो इतनी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताई थी। मैक्सनीज जो था वो आर्यों के समय भारत में आया था। विदर्भ और हिमालय का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। दक्षिणापथ जो था वो आपके अरावली की पहाड़ियों के दक्षिण भाग को दक्षिणापथ कहा जाता था। बौद्ध साहित्य और बौद्धायन धर्म सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है।
किसी भी व्यक्ति को देश निकाला दिया जाता था तो उसका अर्थ था कि दक्षिणापथ मीन्स अरावली के दक्षिण में उसको भेज देना ही देश निकाला या दक्षिणापथ भेजना होता था। पेरिप्लस के लेखक ने दक्षिणापथ एवं द्रविड़ प्रदेश को अलग अलग बताया। उन्होंने बताया कि दो भाग है। भारत के नामकरण के संबंध में दोस्तों हम बात कर लेते हैं। भारत के दो आधिकारिक नाम हमें दिखाई देते हैं। भारत के संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में हमें क्या दिखाई देता है? आर्टिकल 1 में हमें लिखा मिलता है कि भारत जो हिंदी में हमें भारत दिखाई देता है और अंग्रेजी में इंडिया दिखाई देता है। और इस पर आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति भी बनी हुई है कि भारत जो है वो एक्चुअल में इंडिया है या भारत है। इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार भारत नाम मनु के वंशज और ऋषभदेव के सबसे बड़े बेटे प्राचीन सम्राट भरत के नाम से मिलता है। ये बात कौन कहता है? श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित कथा है, जिसमें कहा गया था कि भरत नाम का एक राजा हुआ था और उसी के नाम पे भारत पड़ा था। भारत का या भारत का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक प्रकाश, ये विवेक रूपी प्रकाश में लीन। एक तीसरा नाम भी हिंदुस्तान भी है। हम देखते हैं कि भारत के अक्सर प्रचलन वाले जो नाम है वो पहला है भारत, दूसरा है आपका इंडिया और तीसरा है हिंदुस्तान। ये नाम जो है, ये नाम आपको आजकल भी सुनाई देते हैं, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि। ये नाम विशेषकर अरब और ईरान में प्रचलित था। बहुत पहले भारत एक मुंह बोला नाम सोने की चिड़िया भी प्रचलित था। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत में वर्णित की वर्तमान उत्तर भारत का क्षेत्र भारत के अंदर आता था। पहले कहा गया था कि भारत जो था वो आजकल जो भारत का उत्तर वाला भाग है वो भारत के अंदर आता था। भारत को अन्य कई नामों जैसे भारतवर्ष, आर्यावर्त, इंडिया, हिंद, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप आदि नामों से भी जाना जाता है। जन समुदाय के अनुसार अगर बात करें तो भरत नाम सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, जबकि भरत नाम का सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख में हमें दिखाई देता है। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में भारत का नाम जम्मूद्वीप था और जम्मू नामक वृक्ष की प्रधानता या उपलब्धता होने के कारण हाँ इसका नाम जो है वो जम्मूद्वीप रखा गया। अब जम्मू जैसा एक फल होने के कारण इसका नाम दिया गया था। हिंदुस्तान नाम सबसे पहले 262 ईस्वी में फारसी भाषा के हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अरबी लोगों ने इस क्षेत्र को अल हिंद नाम दिया था। तो अलब्रूनी जो है वो इसके बारे में हमें डिटेल में बताते हैं। भारत का एक इकाई प्रदेश के रूप में सर्वप्रथम नाम पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। भारत जो है वो इकाई के रूप में सबसे पहले हमें कहाँ पे मिलता है? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में। यह तत्कालीन जनपदों में से एक जनपद माना गया था। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडस, हिब्रू में होड और लैटिन में इंडस और चीनी भाषा में लियनचू नाम भी भारत का मिलता है। यूनानियों ने इस देश को इंडस कहा था और सर्वप्रथम हेरोडोटस ने इसको इंडस कहा। आर्यों के निवास होने के कारण इसको आर्यवर्त नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति में दृष्टदती और सरस्वती नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मावर्त कहा। ये बहुत सारे इस तरह अलग अलग प्रकार के इसके नाम दिखाई देते हैं। दोस्तों, 982 ईस्वी में अज्ञात लेखक हुडू अल आलम ने हिंदुस्तान का प्रयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए पहली बार किया। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम कियान ने सिंधु नदी के निचले भाग को सेन टू नाम दिया था और इति सिंह ने इसको ही आर्य देश का नाम दिया था। चीनी यात्रियों ने हिमालय पर्वत को सुंगलिंग भी कहा। अब भारत की संस्कृति और विशेषताओं की बात करें तो भारत की संस्कृति जो है वो उसकी विशेषता है कि इसकी प्राचीनता और निरंतरता उसमें पाई जाती है। भारत में आध्यात्मिकता की भावना पाई जाती है। यहाँ पे ग्रहणशीलता और समन्वयवादिता पाई जाती है। धार्मिक सहिष्णुता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो धर्म जो है, रिलीजन जो है वो हमें दिखाई देते हैं। सर्वांगीण और सार्वभौमिकता इसमें है। विविधता में एकता हमें दिखाई देती है और नरजातीय तत्व हमें अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने बात की भारत के बारे में, प्राचीन समय से लेके और आधुनिक समय तक किस प्रकार के उसके अलग अलग नामकरण हुए। और इसके आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इससे आगे की, जिसमें हम जानेंगे कि भारत जो है उसके संबंध में, भारतीय जो प्राचीन जो इतिहास है उसके संबंध में, पुरातात्विक और पाठ्यात्मक स्रोतों के संबंध में। अगर आपको
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।